हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोगों को डिटरमिनेंट पढ़ाने वाले हैं। डिटरमिनेंट अर्थात सारणिक, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज से 15 मार्क्स लगभग, देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिलाकर आपको 12 मार्क्स है एग्जाम में। आज अभी के डेट में आपका जो सिलेबस है वो 200 का है, तो उसके हिसाब से 12 को डबल कर दीजिएगा तो 24 मार्क्स, अर्थात मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिलाकर आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों मिलाकर लगभग 24 मार्क्स क्वेश्चन पूछेगा। तो 24 मार्क्स में 15 मार्क्स आपको लगभग क्या पूछेगा, डिटरमिनेंट। और ये चैप्टर बहुत ही आसान भी है और आप लोग अच्छा से पढ़े भी होंगे। लेकिन चलिए रिवीजन आपको बेहतर से बेहतर ढंग से हम कराने का प्रयास करेंगे कि आप लोग का रिवीजन बहुत ही इतना बेहतर ढंग से हो कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना के आए। तो चलिए आज हम लोग डिटरमिनेंट को देखते हैं। डिटरमिनेंट में सबसे पहले दो तरह का डिटरमिनेंट, देखिए डिटरमिनेंट तो 3 तरह का होता है, 1 ऑर्डर भी, 2 ऑर्डर भी, 3 ऑर्डर भी। लेकिन हम लोग को जो यूज है, हम लोग के बुक में जो क्वेश्चन है वह 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर पर है। तो चलिए हम लोग 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं उसको देखते हैं। देखिए 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है। तो 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, a इंटू डी और बीच में माइनस और b इंटू सी, मतलब a को d से मल्टीप्लाई और b को c से मल्टीप्लाई करके बीच में क्या दे देना है, माइनस। तो ये 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो गया। 2 कोटि के डिटरमिनेंट को विस्तार कर दिए लोग। अब देखते हैं लोग 3 कोटि के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले A1 ले लेते हैं। 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप 3 तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से, थर्ड रो से। फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, मतलब 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप 6 तरीका से विस्तार कर सकते हैं और 6 के 6 तरीका से आंसर एक ही आता है। अर्थात 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का 6 तरीका है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी यूज आ सकता है, इसको देख लीजिएगा लोग। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग A1 को ले लेते हैं। तो देखिए जिस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए A1 लेते हैं, तो जिसको लेंगे उसके सामने वाले एलिमेंट्स को बंद कर देते हैं। तो उसको बंद कर देंगे तो मिलेगा हम लोग को B2 B3 C2 C3। फर्स्ट वाला A1 लिए तो इसके सामने वाला ये बंद और ये बंद, और उसके बाद जो एलिमेंट्स बचता है उसको सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद ले लेते हैं A2 को। A2 के लेंगे तो A2 के सामने वाला एलिमेंट्स जो रहेगा उसको ढक देना है। तब B1 B3 और C1 C3, ये सेकेंड के लिए हो गया। हाँ देखिए इसमें एक प्लस लेते हैं, दूसरे वाला को माइनस लेते हैं, और फिर थर्ड वाला जब लेंगे तो उसके लिए भी प्लस लेंगे। तो ये लेंगे तो इसको बंद कर देंगे, फिर मिल जाएगा आपको B1 B2 और C1 C2। और 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट आप लोग सॉल्व करना सीखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देना है। तिरछा तिरछी गुना करिए और बीच में क्या कर दीजिए, माइनस। इसके मान को सॉल्व करने के बाद जो मान मिलेगा वही 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया। 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर दोनों पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसमें चिन्ह योजना का जरूरत पड़ता है। जब भी डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है उसमें साइन का जरूरत पड़ता है। तो साइन क्या करना पड़ता है, 2 ऑर्डर अगर लेना है तो स्टार्टिंग देखिए प्लस से कर देना है, फर्स्ट प्लस माइनस फिर माइनस। तो ये हो गया 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए चिन्ह। 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का चिन्ह चाहिए तो पहला देखिए स्टार्टिंग प्लस से करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब चेंज करते जाना है, अल्टरनेट। एक प्लस लेना है, एक माइनस लेना है, एक प्लस लेना है, एक माइनस लेना है। इस तरह आप 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर कितना भी ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका चिन्ह बता सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें माइनर डिटरमिनेंट में 2 तरह का कंडीशन आता है, एक माइनर आता है और एक कोफैक्टर आता है।
तो माइनर एंड कोफैक्टर अर्थात उपसारणी एवं सहखंड। देखिए माइनर लेने के लिए सिंपल सा, जिस डिटर्मिनेंट का माइनर लेना है, चलिए इस डिटर्मिनेंट का हम लोग को माइनर लेना है, तो जिसका लेना है उसके सामने वाला एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। उसके बाद जो बचेगा उसको नोट कर लेते हैं। माइनर को m से डिनोट किया जाता है, तो m111 कर लेंगे, क्योंकि 11 इसलिए कि ये रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है। फिर माइनर नंबर सेकंड का मान निकालना है, तो सेकंड के सामने वाला सभी एलिमेंट्स को ढक लेंगे, जो मिलेगा उसको लिख देंगे। थर्ड का निकालना है, तो थर्ड के सामने वाला को ढक लेंगे। क्वेश्चन में आप लोग को ऑल एलिमेंट्स का माइनर निकालने के लिए पूछा जा सकता है, केवल 1 रो के लिए पूछा जा सकता है, 1 कॉलम के लिए पूछ सकता है, 2 को रो 2 कॉलम के लिए भी पूछा जा सकता है। तो जिसका पूछेगा उसका माइनर आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसके सामने वाला को ढककर लिख देना है, और डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा वह माइनर कहलाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। चलिए ये उसके बाद आता है कोफैक्टर। माइनर के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कोफैक्टर। कोफैक्टर को ए से डिनोट किया जाता है। हाँ, माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम ही चीज है। माइनर में क्या करना रहता है, केवल सामने वाला को ढककर डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए माइनर। और कोफैक्टर के कंडीशन में क्या होता है, एक प्लस लेते हैं, दूसरे को माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब चिन्ह योजना का यूज किया जाता है। तो कोफैक्टर के कंडीशन में साइन को लगा देना है, चिन्ह लगा देना है, प्लस माइनस, तो ये आपको कोफैक्टर कहलाएगा, अर्थात सहखंड कहलाएगा। तो सहखंड के कंडीशन में प्लस माइनस लगाते जाना है, एक को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये आपका हो जाएगा कोफैक्टर। तो ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। पहला कंसेप्ट 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, फिर 3 ऑर्डर का, फिर साइन स्कीम, माइनर एंड कोफैक्टर, इन सभी को क्लियर कर लिए। तो अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से लॉन्ग क्वेश्चन जनरली रहता है, हमेशा रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को। सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी सदस्य। यहां देखिए रो नंबर 1 के ऑल एलिमेंट्स 0 है क्या, रो नंबर 1 के सभी एलिमेंट्स 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम, ये रो नंबर 1 और रो नंबर 2 देखिए तो आइडेंटिकल है क्या, एक जैसा है क्या, तो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 एक जैसा है, सेम एलिमेंट्स है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहता है कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करिएगा तो इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब पंक्तियों को स्तंभों के रूप में बदलिएगा, फर्स्ट पंक्ति को सेकेंड पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में, सेकेंड को सेकेंड में, थर्ड को थर्ड में बदलिएगा तो इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। चलिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में, प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, इंटरचेंज का मतलब होता है बदला बदली, तो रो और कॉलम को देखिए रो नंबर 1 और रो नंबर 2 इन दोनों को बदला बदली, इसको उठाकर यहाँ करते हैं, इसको उठाकर यहाँ, तो देखिए रो नंबर 2 को 1 में शिफ्ट किए हैं, 1 वाला को 2 पर, तो इस तरह करने से डिटर्मिनेंट में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कब, जब एक रो को दूसरे रो या दूसरे कॉलम में चेंज करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहता है अगर कोई रो या कॉलम में, रो में या फिर कॉलम में कोई संख्या k से, k की जगह 2, 4, 10, 20 किसी भी नंबर माइनस या बट्टा में कुछ भी हो जाए, उस नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा तो सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करिएगा तो डिवाइड, डिवाइड करिएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए रो नंबर 1 में k से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, k से डिवाइड करना पड़ेगा, किसमें, तो डिटर्मिनेंट में। ये देखिए किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को कॉमन भी ले सकते हैं, तो देखिए इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम है, तो जरूरत पड़ने पर आप कॉमन भी ले सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट के कंडीशन में
1 रो या 1 कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये अंतर रहता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आ जाइए। ये देखिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कोई भी संख्या किसी नंबर से किसी रो या कॉलम में गुना कर देते हैं और किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ या घटाव करेंगे तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, जबकि ये डिटर्मिनेंट देखिए बदल गया है। तो कोई भी संख्या किसी रो या कॉलम में अगर आप गुना करते हैं और उसको किसी तीसरे रो या कॉलम में जोड़ते हैं या घटाते हैं, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 बताता है कि रो या कॉलम को किसी नंबर से गुना कर दिया जाए, किसी रो या कॉलम में कोई नंबर कोई संख्या गुना किया जाए और किसी दूसरे उसको छोड़कर किसी दूसरे में जोड़ या घटाव काम किया जाएगा तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 में। प्रॉपर्टी नंबर 7 के कंडीशन में कहता है कि 2 रो और 2 कॉलम किसी डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट को एक साथ ऐड करना है। तो ऐड करना है तो देखिए कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स दोनों का सेम है और थर्ड वाला को देखिए तो ऐड कर दिया गया है क्या। तो किसी डिटर्मिनेंट में 7 प्रॉपर्टीज करता है, किसी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स जोड़ में या घटाव में हो, किसी एक रो या एक कॉलम को एलिमेंट्स जोड़ या घटाव में हो तो उसे 2 डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए C3 का सभी एलिमेंट्स प्लस में है क्या, तो एक बार फर्स्ट वाला में और एक वाला में सेकंड वाला में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में क्या कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आप लोग को, ये हो गया डिटर्मिनेंट का आपका प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंडीशन में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, यहाँ हम लोग 12th में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग 11th और 12th में पढ़े होंगे तो फॉर्मूला यूज करके पढ़े हुए होंगे। यहाँ पर है डिटर्मिनेंट का मान यूज करके तब जाके एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए आपको 3 पॉइंट गिवन रहेगा, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये आप लोगों को पॉइंट गिवन रहेगा, ऑलरेडी दिया रहेगा। इसका कहेगा एरिया फाइंड करिए, तो आप क्या कर दीजिएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 लेकर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, जो मान मिलेगा वही क्या कहलाएगा, एरिया। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसके लिए मॉड लगा सकते हैं। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमेशा जब भी एरिया निकालते हैं उसके लिए क्या लेके चलते हैं, हम लोग मॉड लेके चलते हैं। तो यह हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का कंडीशन। इसके बाद इसी कंडीशन में आपको मिल सकता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में 3 बिंदु जो है वह एक ही रेखा में है। तो 3 बिंदुएं जब एक रेखा में हो तो एरिया इक्वल टू 0 कर सकते हैं, मतलब इस एरिया का मान किसके बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर। ये जो एरिया निकाल रहे हैं उसको 0 कर देंगे तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, अर्थात संरेख हो जाएगा। हाँ, या फिर इस तरह के कंडीशन में आपसे पूछ दिया जाए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के कंडीशन में 2 पॉइंट आपको गिवन रहेगा, 2 पॉइंट्स आप लोग को गिवन देगा। तीसरा पॉइंट हम लोग अपने से इक्वेशन के कंडीशन में तीसरा पॉइंट हम लोग पी एक्स वाई अपने से ले लेते हैं। अब देखिए 3 पॉइंट हो गया, आई भी कोलिनियर का कंडीशन है तो इसमें भी एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसी एरिया को 0 कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा। हाँ, थर्ड कंडीशन जो है ज्वाइन एडजॉइंट है। थर्ड इसके बाद जो कंडीशन है एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए एडजॉइंट के कंडीशन में आपको मैट्रिक्स गिवन रहेगा, ठीक है, तो मैट्रिक्स के रूप में गिवन रहेगा क्वेश्चन और इसका कहा जाएगा कि आप एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए ईच एलिमेंट्स, इसमें 9 गो एलिमेंट्स है, 9 का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर यहां पर बताएं, जिसका कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट्स के सामने वाला को क्या कर देना है,
ढक लेना है। पहला है तो प्लस लगाएंगे, दूसरा है तो माइनस लगाएंगे, तीसरा है तो प्लस लगाएंगे, चौथा है तो माइनस लगाएंगे। इस तरह डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स के अंदर इन सभी एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, रख देंगे। रखने के बाद जो मान मिलेगा वही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, बात समझ में आया। कोई भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो जिसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसके इच एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। कोफैक्टर मतलब सामने वाला ढककर उसका मान निकाल देंगे और उसका मान निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। पहला वाला है तो प्लस के साथ, दूसरा वाला मान निकालेंगे तो माइनस के साथ, तीसरा वाला मान निकालेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ। और क्या करना रहता है, फर्स्ट रो वाला सबको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकंड रो वाला को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो वाला को थर्ड कॉलम में, तब जाके बनता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आया एडजॉइंट ऑफ ए का कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इनवर्स है, प्रतिलोम है। मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने के लिए कहता है। तो देखिए मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी एडजॉइंट निकालना हम लोग ऊपर सीखे और डिटर्मिनेंट निकालना आप लोग यहाँ सीखे हुए हैं, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर वाला एक्सपेंड करना। तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, इनवर्स। तो इनवर्स को फाइंड करना सिंपल है, एडजॉइंट निकालना है और बट्टा में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपको डिटर्मिनेंट का लगभग थ्योरी बता दिए। एक आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण वाला का थ्योरी बच गया है। ये सारा अब डिटर्मिनेंट का टोटल के टोटल लगभग थ्योरी है। एक पॉइंट बच गया है जिसको अब इसके बाद बता देते हैं, ठीक है ना। तब तक इन सभी फार्मूलाओं को आप लोग अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, हो सके तो अपने से लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए लोग, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर से बेहतर करना है। एग्जाम में इतना दिमाग में रखिए कि पूरा में पूरा बना के आना है। आपको लाइफ का सबसे आसान एग्जाम है, 200 मार्क्स में मात्र 100 मार्क्स बनाना है। आप आसानी से बना सकते हैं लोग, ठीक है। और हम हैं आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी तक आप लोगों को A to Z थ्योरी से लेकर क्वेश्चन तक आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, तो इसके बाद बताते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट बच गया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को इसको क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस करा देंगे। आप लोग को बेहतर लग रहा है वीडियो तो आप जितना से ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को, सभी आदमी को फैलाइए जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी तक क्वेश्चन इस वीडियो को फैलाते भी रहिए। चलिए नोट करिए लोग, तो इसके बाद बताते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं, थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को लास्ट पॉइंट बच गया था डिटर्मिनेंट का, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। देखिए इसमें एक्स वाई जेड, इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की पूरा संभावना रहता है कि आपको इस पर क्वेश्चन लॉन्ग के कंडीशन में मिले। इस टाइप पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ नंबर आपको मिलेगा 2 4 6 8 माइनस प्लस कुछ भी मिल सकता है। तो सबसे पहले इसका ए वाला मान लिख लेते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को इसमें, वाई के कोफिशिएंट को इसमें, जेड के कोफिशिएंट को इसमें। उसके बाद वेरिएबल जो यूज होगा एक्स वाई जेड उसको एक्स के रूप में, और जो कांस्टेंट होगा RHS उसको D1 D2 D3 के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आपको A, X और B, और फार्मूला X का मान फाइंड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगा देना है एडजॉइंट ऑफ A, जो हम लोग अभी जस्ट देखे लो। एडजॉइंट उस मेथड से आपको फाइंड करना पड़ेगा, इनटू बी कर देना होगा। एडजॉइंट का मान निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई और उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को फर्स्ट वाला एक्स के बराबर, वाई के बराबर और जेड के बराबर कर दीजिएगा। यहाँ से आपको एक्स वाई जेड का मान मिल जाएगा, एक्स वाई और जेड का मान मिल जाएगा। तो यही आपको
सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। ए का मान, एक्स का मान, बी का मान, और इस फॉर्मूला में डालेंगे और सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें 3 कंडीशन होता है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 कंडीशन होता है। पहला, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब अद्वितीय हल। जिसका एक हल हो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान 0 हो जाए। तो इस तरह के कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब अनंत हल होता है। कब? जब दोनों का मान 0 हो जाए, डिटरमिनेंट का मान भी और एडजॉइंट का भी मान, दोनों मान जब 0 हो जाएगा तो इसका मान क्या होता है? अनंत हल होता है। थर्ड कंडीशन में डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 0 हो, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट 0 हो। तो नॉट 0 कंडीशन में, ये 0 के कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तो इसमें 3 कंडीशन है जिसको याद रख लेना है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए आइए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुछ जो आपको डिटरमिनेंट में एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए लोग, सिंपल, 2017 में भी 20 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं लोग। एक्स का स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 25, स्क्वायर है, रूट करेगा तो 25 का रूट प्लस भी माइनस भी, अर्थात कौन सा ऑप्शन आप लोग यहाँ पर मारिएगा? ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। तो x का मान प्लस माइनस 1 आया। यहाँ भी देखिए डिटरमिनेंट 2016 में पूछा है, 11 में पूछा है, 21 में पूछा है, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, इस डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज कर देना है। ये C2 को C3 के साथ ऐड कर देना है, C2 को C3 के साथ ऐड कर देना है। तो A B C ऐड कर देंगे तो A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। फिर ऐड कर देंगे तो A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। अब ये देखिए कॉमन हो जाएगा, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लीजिएगा तो 1 1 1, A B C 1 1 1। किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए, तो आप लोग को बताए थे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज में 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? सी नंबर में 0 दिया है जिसको टिक कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टीज के आधार पर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व हुआ। यहाँ देखिए लोग क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम 2012 में पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना, तीनों को ऐड कर देना है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये देखिए इस तीनों का मान 0 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रहे तो इसका मान क्या हो जाता है? 0। तो इस डिटरमिनेंट में इसका मान 0 0 0। अब पढ़े लोग अभी प्रॉपर्टीज, किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या 11th में पढ़ना था। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मान 0। तो यहाँ तीनों को ऐड कर दिए तो देख रहे हैं 0 0 0 मिल गया, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। इसमें भी देखिए सेम ही काम करना है, ये तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड जब कर दीजिएगा तो एक प्लस एक माइनस के रूप में आ जाएगा। b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी सब जैसे के तैसे रिपीट कर देंगे, बाकी सब जैसे के तैसे। ध्यान से देखिए, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सब कट गया। 0 0 0 मिल गया तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा? 0। तब प्रॉपर्टीज नंबर 1 फिर यहाँ भी आया, किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है? 0 होता है। बना दीजिएगा लो। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, सिंपल सा है। क्या पूछ रहा है? ए क्यू का डिटरमिनेंट चाहिए।
ए क्यू का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये देखिए ए लिख दीजिए अल्फा 2 अल्फा क्यूब कर दीजिए, इसका मान 1 2 5 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा -4 1 2 5 हो जाएगा। क्यूब करना था ना, तो क्यूब करेंगे, ये 5 का क्यूब लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वायर 5 का क्यूब हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर -4 और 5 क्यूब हटा देंगे, क्यूब रूट दोनों तरफ से इक्वेट कर दे, इलिमिनेट कर देंगे, तो अल्फा -4 बराबर 5 आ जाएगा। -4 को उधर भेज देंगे तो मिल जाएगा 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 का रूट कर दीजिए, तो रूट अंडर 9 मतलब रूट से बाहर, तो +-3। ऑप्शन देखिए तो +-3 ऑप्शन नंबर ए पर है। तो ये सब जो क्वेश्चन जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की पूरी संभावना रखती है, उन सभी क्वेश्चन को कराएं। कुछ और क्वेश्चन का कलेक्शन कराते हैं, तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन का और कलेक्शन देखते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा हुआ है और डेल्टा का मान दिया हुआ है, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट का मान दिया हुआ है और लेम्डा से गुना कर देना है डिटर्मिनेंट में। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में अगर लेम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखे हैं, किसी वन रो या किसी वन कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए तो ईच एलिमेंट्स में कर दिया गया है, तो ऐसा ये गलत है, ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स के कंडीशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में वन रो या वन कॉलम, इसमें भी नहीं, सिर्फ एक जगह किया हुआ है। इसमें देखिए कॉलम नंबर 1 में ईच एलिमेंट्स में किया हुआ है, 2 एलिमेंट्स है और दोनों में किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा मारेंगे, सी, किसी वन रो या किसी वन कॉलम में काम करते हैं। 7 नंबर देखिए, इस डिटर्मिनेंट को दिया हुआ है को 2 मूल 7 और 2 है, एक 7 है और 2 है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 2 मूल 7 और 2 मिलेगा। तो इसके बाद जो तीसरा जो मूल मिलेगा अर्थात ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, तो वो क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने जाइएगा तब काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए तीनों को जोड़ के देखिए लोग, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, ऐसे जोड़ के देखिए 7 और 2 और x, 6 3 9 और x, 7 2 9 और x, इन तीनों को जोड़ देंगे कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सब में देखते हैं कि x प्लस 9 अर्थात कॉमन लेके जब 0 करेंगे तो x बराबर -9 मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने पर भी आएगा लेकिन लंबा प्रोसेस है, तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के लिए है तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को ऐड करके देखिए तो तीनों में सेम नंबर मिल रहा था, एक कॉमन लेके 0 करेंगे तो मान क्या मिल जाएगा, x बराबर 9 मिल जाएगा। ये देखिए डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए जिसमें ज़्यादा 0 है उसको लेकर एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 को लेकर एक्सपेंड कर देते, ये बंद ये बंद, तो यहाँ 24 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन में कोई, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 24 है, टिक कर देंगे। ये देखिए इस डिटर्मिनेंट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा तो 1 1 1 है, तो एक दूसरे से घटा देंगे, R1 में R2 को घटा देंगे और फिर R2 में R3 को घटा देंगे। तो देखिए एक दूसरे को घटाएंगे तो 1x का स्क्वायर घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, घटाएंगे तो y माइनस x मिल जाएगा, घटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा, इसको घटाएंगे तो z माइनस y मिल जाएगा, इसको घटाएंगे तो z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मिल जाएगा। किसको लेकर एक्सपेंड करेंगे, तो 1 को लेकर एक्सपेंड करना है, तो 1 को लेकर एक्सपेंड करेंगे तो ये बंद y माइनस x हो जाएगा,
यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं z माइनस वाई और फिर z प्लस वाई। सेकेंड वाला स्टेप में देखिए z माइनस वाई है और फिर y माइनस z है और फिर y प्लस x है जी, यहाँ x कर देंगे और x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए y माइनस x यहाँ भी, z माइनस वाई यहाँ भी, तो y माइनस x और z माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा z प्लस वाई और यहाँ मिल जाएगा माइनस वाई और माइनस x, तो यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मिल जाएगा क्या y माइनस एक्स, z माइनस वाई और फिर यहाँ z माइनस एक्स। तो तीनों माइनस वाला कंडीशन है, तो तीनों माइनस के कंडीशन यहाँ है, बाकी सब में प्लस है। तो आप हाँ इसको ऑप्शन से मिलाकर सजाना है तो माइनस कॉमन लेकर सजा सकते हैं। ऐसे इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तीनों माइनस वाला ऑप्शन किसमें है, डी में है, तो मार लेंगे। बात समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, ये जो एक मैट्रिक्स दे दिया है, कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। तो देखिए आप फार्मूला लगा लीजिए ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अब बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अस्तित्व तब नहीं होगा जब नीचे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो यहाँ तक डिटर्मिनेंट को गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या है, 1 के बराबर है, अर्थात इसमें इनवर्स का अस्तित्व होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो मान क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता, तो इस तरह के कंडीशन में इसका मान क्या हो जाता, अस्तित्व नहीं रहता। तो डिटर्मिनेंट का मान हम लोग को 0 नहीं है, अर्थात इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में एक ही तरह का क्वेश्चन हर बार आगे पीछे करके पूछते रहता है। आप लोग इतना सारा क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा, 10 साल 12 साल का क्वेश्चन बैंक, तो एक ही तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है आपको, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में। डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 और 5 दोनों नंबर का क्वेश्चन, तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 मार्क्स का भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आने की पूरा समझाओ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतर तरीका से प्रैक्टिस करिए लोग, थ्योरी अच्छा से देख लिए लोग। क्वेश्चन आप लोग अच्छा से भी देख सकते हैं, अपने खुद से भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से भी, या फिर क्वेश्चन बैंक का कम से कम 5 साल का जो क्वेश्चन बैंक में एग्जाम में पूछा हुआ है उस तरह का क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में आप अच्छा से 100 में 100 बना के आइएगा। तो चलिए आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, आप लोग के लिए भी बेनिफिट वाला बात है, तो अपने आसपास के जितना दोस्त है लोग उन सभी को जरूर शेयर करिए लोग। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कैलकुलस, अगला जो वीडियो बताएंगे उसमें कैलकुलस का आप लोग को पूरा एक्सरसाइज का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग को कैलकुलस के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छा से पढ़िए लोग और प्रैक्टिस करिए लोग।